कल्पना कीजिए एक 13 साल के बच्चे की। आमतौर पर ना इस उम्र के बच्चे क्या सोचते हैं? स्कूल का होमवर्क, एग्जाम्स या फिर शाम को दोस्तों के साथ खेलना। हाँ बिल्कुल, मतलब उनकी दुनिया वहीं तक होती है। सही बात है, लेकिन जरा सोचिए, कुछ ही महीने पहले सऊदी अरेबिया के एक बहुत ही आलीशान 5 स्टार होटल में दुनिया के कुछ सबसे अमीर बिजनेसमैन एक टेबल के चारों तरफ बैठे थे। और पता है वो क्या कर रहे थे? हाँ, वही 13 साल के बच्चे की बोली लगा रहे थे। एकदम सही। उस 13 साल के बच्चे को अपनी टीम में शामिल करने के लिए 1.1 करोड़ रुपए की बोली लग रही थी। तो आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ बल्ले और गेंद के खेल की बात नहीं करने वाले हैं। देखिए, ये उससे कहीं आगे निकल चुका है। बिल्कुल, आज की चर्चा इस बारे में है कि कैसे एक साधारण सा खेल दुनिया के सबसे क्रूर, सटीक और अरबों डॉलर के डेटा ड्रिवन वित्तीय साम्राज्य में तब्दील हो गया। मैं इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक थी। और होना भी चाहिए। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे समझना किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल के केस स्टडी से कम नहीं है। मतलब कैसे भावनाएं पीछे छूट गईं और स्प्रेडशीट्स, एल्गोरिदम्स और कॉर्पोरेट रणनीतियों ने खेल के मैदान पर कब्जा कर लिया। ये सफर अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है। सही कहा आपने। और इसी सफर की पड़ते उधेड़ने के लिए ना आज हमने कई अलग अलग और बेहद दिलचस्प स्रोतों को एक साथ रखा है। जैसे कि हमारे पास क्रिक ट्रैकर से नीलामी की मेज पर हुए उन पुराने और विवादित फैसलों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। हाँ, और क्रेडिबल की वो गहरी रिपोर्ट भी है ना। बिल्कुल, वो क्रेडिबल वाली रिपोर्ट जो टीमों के पर्दे के पीछे की आर्थिक रणनीतियों को डिकोड करती है। उसके अलावा हॉलीहैन लोकी की 2025 की वो शानदार वैल्यूएशन रिपोर्ट है। और सबसे खास जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था वो है न्यूज़ 24 पर पूर्व ऑक्शनियर रिचर्ड मैडली का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हाँ, रिचर्ड मैडली, जिन्होंने इस पूरी नीलामी प्रक्रिया की नींव रखी थी। हाँ वही। तो जब हम इन सभी डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यूज को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए, इन सबको पढ़ने के बाद एक बात तो तय है, ये पूरी प्रक्रिया अब सिर्फ खिलाड़ियों को चुनने का माध्यम नहीं रह गई है। ये ना रिस्क मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स और ग्लोबल ब्रांड बिल्डिंग का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से चलने वाला लाइव प्रयोग बन चुकी है। तो ओके, चलो इसको थोड़ा खोलते हैं और इसे जड़ से समझने के लिए ना हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे साल 2008 में, जब ये सब शुरू हुआ था। हाँ, न्यूज़ 24 की उस इंटरव्यू में रिचर्ड मैडली उस ऐतिहासिक पहले ऑक्शन के दिन को याद करते हैं। मुंबई के ओबरॉय हिल्टन होटल का वो बड़ा सा बॉलरूम। मैडली बताते हैं कि उस कमरे में किसी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल, वहाँ एक अजीब सी घबराहट और उलझन थी। सोचिए, फ्रेंचाइज मालिकों के पास अपनी टीमों के आधिकारिक नाम तक नहीं थे। ये सच में थोड़ा अजीब लगता है आज के हिसाब से सुनकर, है ना? उनके हाथों में बस वो पॉलिस्टाइरीन पैडल्स थे जिन पर केवल शहरों के नाम लिखे हुए थे, जैसे मुंबई, दिल्ली, जयपुर। ये बिल्कुल किसी पुरानी चीजों की गराज सेल जैसा था, जहां लोग बिना किसी ठोस रणनीति के बोलियां लगा रहे थे। और उस समय कोई डेटा एनालिस्ट या लैपटॉप लेकर बैठा हुआ स्टैटिस्टिशियन नहीं था उनके पास। लोग बस अपने भरोसे, अपनी पसंद और टीवी पर देखे गए मैचों की यादों के आधार पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे। सही बात है। और तभी शेन वॉर्न $4,50,000 में राजस्थान रॉयल्स को बिकते हैं। उसके तुरंत बाद MS धोनी के लिए चेन्नई सुपर किंग्स सबसे बड़ी बोली लगाती है। मेडली का मानना है कि जैसे ही धोनी के नाम पर वो लकड़ी का हथौड़ा मेज पर पड़ा, उसी एक पल में क्रिकेट का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि 2008 की उस अपरिपक्व शुरुआत से लेकर 2025 तक इन फ्रेंचाइजेस ने खुद को कैसे बदला है। बहुत बड़ा बदलाव आया है। जमीन आसमान का अंतर है। आज की तारीख में कोई भी टीम सीधे ऑक्शन टेबल पर जाकर ऐसे ही पैडल नहीं उठाती। क्रेडिबल की रिपोर्ट साफ बताती है कि नीलामी से महीनों पहले ये टीमें बंद कमरों में मॉक ऑक्शंस आयोजित करती हैं। महीनों पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, विश्लेषकों की पूरी फौज लाखों सिमुलेशंस चलाती हैं। वो अब सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि किसी खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं, वो देखते हैं कि दबाव वाले ओवरों में किसी खास गेंदबाज के खिलाफ या किसी स्पेसिफिक मैदान की बाउंड्री के आकार को ध्यान में रखते हुए उस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट क्या रहता है। बाप रे, इतना डिटेल में? हाँ, ये अब भावनाओं का नहीं, पूरी तरह से प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का खेल बन चुका है। और जब डेटा इस तरह की सटीकता तक पहुंच जाता है तो वो पूरे खेल का नजरिया ही बदल देता है।
और इस बदलाव का सबसे ताजा और विशाल रूप हमें 2025 में सऊदी अरब के जद्दा में हुए उस मेगा ऑक्शन में देखने को मिला। जद्दा के उस ऑक्शन के आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, जद्दा का ऑक्शन पैमानों को एक नई ऊंचाई पर ले गया। उस नीलामी में 50 करोड़ 74 खिलाड़ी शामिल थे और टीमों के पास खर्च करने के लिए कुल मिलाकर 641.5 करोड़ रुपए का विशाल पर्स था। ये है। बिल्कुल नहीं। और अगर हम इंडिविजुअल टीमों की बात करें तो पंजाब किंग्स सबसे ज्यादा यानी 110.5 करोड़ रुपए का बजट लेकर उस ऑक्शन में उतरी थी। और यहीं पर उस 13 साल के वैभव सूर्यवंशी का नाम आता है, जिसे राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा। सही पकड़ा आपने। ये उम्र केवल एक बच्चे पर पैसा लगाना नहीं था, ये इस बात का सबूत है कि आज इन टीमों का स्काउटिंग नेटवर्क कितना गहरा हो चुका है। वो अब बने बनाए सितारों को नहीं खरीद रहे हैं, वो भविष्य की संपत्तियों को उनके करियर के सबसे शुरुआती दौर में ही लॉक इन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है और जब आप खिलाड़ियों को भविष्य की संपत्ति या एसेट के रूप में देखने लगते हैं ना, तो आपका सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। तब आप एक खेल की टीम नहीं चला रहे होते, तब आप एक बड़ी कॉर्पोरेट फाइनेंस कंपनी चला रहे होते हैं। एकदम सही। लेकिन देखिए, जब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं ना, तो जद्दा ऑक्शन का एक ऐसा फैसला है जिस पर मुझे थोड़ी उलझन हो रही थी। अच्छा, कौन सा फैसला? लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को खरीदने के लिए 27 करोड़ रुपए की एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ बोली लगा दी। वहीं श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ रुपए में बिके। हाँ, ये फिगर्स काफी बड़े थे। वही तो मेरा सवाल ये है कि चाहे एनालिटिक्स कुछ भी कहे, क्या एक अकेले खिलाड़ी पर अपने बजट का इतना बड़ा हिस्सा खर्च कर देना एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? मतलब अगर वो खिलाड़ी चोटिल हो जाए या फॉर्म से बाहर हो जाए तो क्या पूरी टीम का ढांचा नहीं चरमरा जाएगा? देखिए, सतह से देखने पर यह बिल्कुल एक जुआ लगता है, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन क्रेडिबल की आर्थिक रिपोर्ट इस रणनीति को एक बहुत ही दिलचस्प नाम देती है। इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन। वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन, ये तो बहुत भारी टर्म्स लग रहे हैं। सुनने में भारी है पर कॉन्सेप्ट आसान है। लखनऊ का ऋषभ पंत पर किया गया ये खर्च कॉर्पोरेट जगत की आरखे फ्रंट लोडिंग इन्वेस्टमेंट्स रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, तो इस फ्रंट लोडिंग इन्वेस्टमेंट को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना। ये काम कैसे करता है आखिर? ठीक है, अगर हम एक घर बनाने का उदाहरण लें, मान लीजिए आपका बजट सीमित है। अब एक तरीका तो यह है कि पूरे घर के हर हिस्से पर बराबर और औसत पैसा खर्च किया जाए। हाँ, आमतौर पर लोग यही करते हैं। पर फ्रंट लोडिंग रणनीति ये कहती है कि आप अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 50%, सिर्फ घर की नींव और मुख्य खंभों को बनाने में लगा दें, क्योंकि आपको पता है कि अगर नींव मजबूत है तो बाकी का काम बाद में कम बजट में भी संभाला जा सकता है। ओह, अब मैं समझी। तो ऋषभ पंत उस टीम की नींव है। बिल्कुल, वो एक कप्तान हैं, विकेट कीपर हैं, मैच विनर हैं और साथ ही बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू लाते हैं। उन्हें शुरुआत में ही खरीदकर टीम ने अपना सबसे हाई इम्पैक्ट एसेट सुरक्षित कर लिया। लेकिन इसमें पैसे खत्म होने का डर नहीं होता? होता है ना। इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जोखिम जरूर है कि बाद में अन्य खिलाड़ियों के लिए पैसे कम पड़ सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी उनकी। सही बात है। लेकिन ये तो हुई लखनऊ की आक्रामक रणनीति। मुझे लगता है ऑक्शन में कुछ टीमें इसके बिल्कुल विपरीत भी चल रही थी, जैसे कि मुंबई इंडियंस। उनकी रणनीति तो काफी अलग दिखी। हाँ, मुंबई इंडियंस ने जो किया उसे कॉर्पोरेट भाषा में रिजर्व फंड्स या कंटिंजेंसी प्लानिंग कहते हैं। उन्होंने शुरुआत में अंधाधुंध पैसा नहीं बहाया। वो शांत बैठे थे काफी देर तक, एकदम धैर्य के साथ इंतजार करते रहे। उन्हें पता था कि ऑक्शन के बीच या आखिरी दौर में एक ऐसा समय आएगा जब बाकी टीमों के पर्स लगभग खाली हो चुके होंगे। सही कहा। और उस समय जब बाजार में लिक्विडिटी यानी तरलता कम हो जाती है, तब मुंबई ने अपने बचाए हुए पैसों से अनकैप्ड और युवा खिलाड़ियों को बेहद कम दामों पर खरीद लिया। वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे शेयर बाजार में जब मंदी आती है और बाकी निवेशक घबराए हुए होते हैं, तब जिनके पास नकद पैसा होता है वो सबसे अच्छी संपत्तियां सस्ते में खरीद लेते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक चीज और है, जो खिलाड़ी पहले से टीम का हिस्सा है उनके लिए ये रणनीतियां कैसे काम करती हैं। 2025 में रिटेंशन और राइट टू मैच यानी आरटीएम कार्ड्स का बहुत भारी इस्तेमाल हुआ था। हाँ, इस साल आरटीएम का काफी बोलबाला रहा। जैसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने विराट कोहली को 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया, पर
और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल को ऑक्शन में जाने दिया और फिर आरटीएम कार्ड के जरिए उन्हें वापस ले लिया। इन दोनों में आखिर क्या अंतर है? देखिए, ये दोनों रणनीतियां किसी बड़ी कंपनी में अपने टॉप टैलेंट को रोके रखने के दो अलग अलग तरीकों जैसी हैं। जब आरसीबी विराट कोहली पर सीधे 21 करोड़ रुपए खर्च करती है तो वो एक विस्तृत कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का नतीजा होता है। मतलब उन्हें पता है कोहली की वैल्यू क्या है। बिल्कुल, टीम जानती है कि कोहली का मूल्य सिर्फ उनके द्वारा बनाए गए रनों तक सीमित नहीं है। वो अपने साथ स्पॉन्सरशिप, जर्सी की बिक्री और एक अटूट लॉयल्टी लेकर आते हैं। उन्हें ऑक्शन में जाने देने का जोखिम आरसीबी उठा ही नहीं सकती थी। हाँ, वो तो मुमकिन ही नहीं था। और फिर ये आरटीएम का तंत्र कैसे काम करता है? ये तो किसी खिलाड़ी को नीलामी में भेजकर वापस खींच लेने जैसा लगता है मुझे। आरटीएम का तंत्र बहुत ही चालाकी भरा है। इसमें टीम अपने खिलाड़ी को खुले बाजार में जाने देती है ताकि बाजार उसकी असली कीमत तय करे। अच्छा, तो एक तरह से प्राइस डिस्कवरी हो रही है यहाँ। एकदम सही। जब कोई दूसरी टीम उस खिलाड़ी के लिए सबसे ऊंची बोली लगा देती है, तब मूल टीम के पास ये अधिकार होता है कि वो उसी कीमत पर अपने खिलाड़ी को वापस ले लें। ये कॉर्पोरेट दुनिया में किसी कर्मचारी को मिलने वाले काउंटर ऑफर की तरह है। ओह, जैसे जब किसी को दूसरी कंपनी से ज्यादा सैलरी का ऑफर मिलता है। हाँ, और फिर उसकी मौजूदा कंपनी कहती है कि हम भी तुम्हें इतना ही पैसा देंगे, तुम यहीं रुक जाओ। राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल के साथ ठीक यही किया। Here's where it gets really interesting. यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब टेबल पर इतने भारी भरकम वित्तीय निर्णय लिए जा रहे हो, जहाँ हर सेकंड करोड़ों रुपयों का दाव लग रहा हो, तो दबाव का स्तर अकल्पनीय होता होगा। दबाव इतना होता है कि झेलना मुश्किल हो जाए। और जहाँ इतना दबाव होता है, वहाँ इंसानी गलतियाँ होना तय है। क्रिकेट ट्रैकर ने 2014 के ऑक्शन की एक घटना का जिक्र किया है, जो बताती है कि ये दबाव खिलाड़ियों की किस्मत कैसे बदल सकता है। 2014 की वो घटना, वो तो ऑक्शन के इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। हाँ, बात युवराज सिंह की हो रही थी। उस समय आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक भीषण बिडिंग वॉर चल रही थी। ऑक्शनियर रिचर्ड मैडली का हथौड़ा हवा में था। आरसीबी ने 10 करोड़ रुपए की बोली लगा दी थी। मैडली ने कहा, गोइंग वंस, गोइंग ट्वाइस, और हथौड़ा मेज पर गिर गया। आरसीबी वालों ने तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल, आरसीबी के खेमे में जश्न शुरू हो गया था, लेकिन तभी एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। केकेआर ने दावा किया कि हथौड़ा गिरने से ठीक पहले उन्होंने अपना पैडल उठाया था, जिसे मैडली ने उस भारी दबाव और जल्दबाजी में देखा ही नहीं। ये वही 10 सेकंड के विंडो का दबाव है, जहां एक पल की चूक सब कुछ बदल सकती है। फिर क्या था? भारी बहस और विरोध के बाद निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मैडले को ऑप्शन दोबारा शुरू करना पड़ा, और इसका सीधा परिणाम पता है क्या हुआ? आरसीबी को नुकसान हुआ होगा, बहुत बड़ा। जिस युवराज सिंह को आरसीबी 10 करोड़ रुपए में अपना मान चुकी थी, उसी युवराज के लिए उन्हें दोबारा लड़ना पड़ा और अंततः 14 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। 4 करोड़ का नुकसान सिर्फ एक चूक की वजह से। हाँ, हालांकि कहानी में एक और मोड़ है कि अगले ही साल दिल्ली की टीम ने युवराज को 16 करोड़ में खरीद लिया था, लेकिन उस ऑक्शन टेबल पर हुई वो एक चूक, ऑक्शनियर की वो एक मानवीय गलती, आरसीबी को 4 करोड़ रुपए महंगी पड़ी। देखिए, इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या सवाल? जब टेबल के एक तरफ इस तरह के दबाव भरे आर्थिक निर्णय लिए जा रहे हो और दूसरी तरफ उन निर्णयों का सीधा असर इंसानों यानी खिलाड़ियों के जीवन और करियर पर पड़ रहा हो, तो इस पूरी व्यवस्था की नैतिकता पर सवाल उठने लगते हैं। ये बात तो है, नैतिक रूप से ये थोड़ा अजीब लगता है। न्यूज़ 24 के इंटरव्यू में रिचर्ड मैडली से इस आलोचना के बारे में गहराई से पूछा गया था। कई खेल समीक्षक और मानवाधिकार विश्लेषक इस पूरी ऑक्शन प्रक्रिया को कैटल मार्केट यानी जानवरों के बाजार का नाम देते हैं। बाप रे, ये तो बहुत कठोर शब्द है। कुछ आलोचनाएं तो इसे बाट के साथ गुलामों का बाजार तक कहने से पीछे नहीं हटती। देखा जाए तो ये आलोचना पूरी तरह निराधार भी नहीं लगती। जब किसी इंसान को एक वस्तु की तरह मंच पर पेश किया जाए और उस पर करोड़ों की बोलियां लगें, तो इसमें एक अजीब सी नैतिक असहजता तो महसूस होती ही है। मैं खुद ये सोच रही थी। इस बाजार का हिस्सा बनने के लिए किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। हाँ, ये तो है, सब अपनी मर्जी से आते हैं। बिल्कुल, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा पेशेवर क्रिकेटर होगा जो स्वेच्छा से इस ऑक्शन में अपना नाम नहीं भेजना चाहता। ये एक पूरी तरह से पारदर्शी और सहमति से चलने वाला मार्केट प्लेस है। लेकिन मंडाले ये भी स्वीकार करते हैं कि इस व्यवस्था में क्रूरता जरूर है। क्रूरता? किस तरह की क्रूरता? वो क्रूरता प्रक्रिया में नहीं, बल्कि इसके पीछे के गणित में है। गणित?
अच्छा, आपका मतलब मांग और आपूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई के उस असंतुलन से है? एकदम सही पकड़ा आपने। 2025 के जिद्दा ऑक्शन के उन्हीं आंकड़ों पर वापस लौटते हैं। उस दिन 50,174 खिलाड़ियों के नाम उस सूची में थे, लेकिन सभी फ्रेंचाइजों को मिलाकर कुल खाली जगहें यानी स्लॉट्स सिर्फ 204 थे। ओह, तो बाकी लोगों का क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि गणितीय रूप से 370 खिलाड़ियों का ना चुना जाना पहले से ही तय था। ये सोचना ही कितना भारी लगता है। दुनिया भर में सैकड़ों खिलाड़ी अपने परिवारों के साथ टीवी स्क्रीन के सामने बैठे होंगे, इस उम्मीद में कि शायद उनका नाम पुकारा जाएगा, शायद कोई बैटल उनके लिए भी उठेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऑक्शन खत्म हो जाता है और उन खिलाड़ियों का नाम उस मखमली थैले से बाहर ही नहीं निकाला जाता, उनकी बारी ही नहीं आती। ये सच में दिल तोड़ने वाला होता होगा। हाँ, ये एक पारदर्शी व्यवस्था जरूर है, लेकिन जब मांग से कहीं ज्यादा आपूर्ति हो तो ये खुले बाजार की व्यवस्था भावनात्मक रूप से बेहद निर्मम और क्रूर हो जाती है। सही बात है, पर देखिए, नीलामी की ये निर्ममता, पर्दे के पीछे की डेटा ड्रिवन रणनीतियां और खिलाड़ियों का खेल के प्रति ये जुनून, जब ये सब एक साथ मिलता है ना, तो ये अंततः एक ऐसा मेगा प्रोडक्ट तैयार करता है जो टीवी स्क्रीन पर आते ही पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेता है और अरबों डॉलर छापने लगता है। बिल्कुल। हुलिहान लोके की 2025 की रिपोर्ट जिन आंकड़ों को सामने रखती है, वो सच में किसी भी विश्लेषक का दिमाग हिला देने के लिए काफी है। मैं सोच रही थी कि इस 18.5 बिलियन डॉलर के भारी भरकम वैल्यूएशन के पीछे असली पैसा आ कहां से रहा है। रिपोर्ट के आंकड़े इस वित्तीय साम्राज्य की असली तस्वीर पेश करते हैं। पिछले कुछ समय में इस पूरे बिजनेस की वैल्यू में 12.9% का उछाल आया है, जिससे यह 18.5 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छू गई है। कमाल की ग्रोथ है ये तो। और केवल इसके ब्रांड वैल्यू की बात करें तो वो 3.9 बिलियन डॉलर आंकी गई है। और ये पैसा सिर्फ मैच के प्रसारण अधिकारों से नहीं आ रहा है, स्पॉन्सरशिप की दुनिया में जो हो रहा है वो सच में अभूतपूर्व है। हाँ, मैंने पढ़ा था उस रिपोर्ट में कि टाटा समूह ने 300 मिलियन डॉलर यानी लगभग 2,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा देकर अगले 5 सालों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने पास बरकरार रखी है। यही नहीं, फ्रेंचाइजी के स्तर पर होने वाले करार और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। आपने मुंबई इंडियंस के करार के बारे में सुना? नहीं, क्या हुआ वहाँ? मुंबई इंडियंस ने लॉरेट्स क्नूटसन नाम की कंपनी के साथ 120 करोड़ रुपए का करार किया है। और पता है ये करार किस लिए है? किस लिए? सिर्फ खिलाड़ियों की जर्सी पर उनकी कंपनी का एक छोटा सा लोगो लगाने के लिए। 120 करोड़ सिर्फ एक लोगो के लिए? हाँ, ये दिखाता है कि इस लीग से जुड़ने का विजिबिलिटी प्रीमियम कितना ज्यादा है। ये आंकड़े तो सच में हैरान करने वाले हैं, लेकिन किसी भी ब्रांड की असली परीक्षा तो तब होती है ना जब वो संकट में घिरता है। और 2025 के सीजन ने इस 18.5 बिलियन डॉलर के ब्रांड का एक बहुत ही अलग पहलू दुनिया के सामने रखा। मतलब इसका लचीलापन या इसकी रेजिलियंस। मई के महीने में जो हुआ वो किसी भी बड़े टूर्नामेंट को खत्म कर सकता था। हाँ, वो समय बहुत ही मुश्किल था। मई की शुरुआत में अचानक गहराए जियोपॉलिटिकल टेंशंस यानी भू राजनीतिक तनावों के कारण टूर्नामेंट को बीच में ही रोकना पड़ा था। एकदम से सब कुछ रुक गया था। उस समय चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल था, स्पॉन्सर्स में घबराहट थी और लग रहा था कि शायद ये सीजन पूरा ही ना हो सके। लेकिन जिस गति से आयोजकों ने वापसी की ना, वो किसी भी कॉर्पोरेट क्राइसिस मैनेजमेंट का बेहतरीन उदाहरण है। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर उन्होंने पूरी स्थिति का आकलन किया, एक नया और सुरक्षित शेड्यूल तैयार किया और टूर्नामेंट को दोबारा पटरियों पर ला खड़ा किया। ये आसान नहीं था, पर उन्होंने कर दिखाया। और जब खेल दोबारा शुरू हुआ ना, तो उसने मैदान पर एक ऐसी कहानी रची जिसका इंतजार करोड़ों प्रशंसक पिछले 17 सालों से कर रहे थे, आरसीबी का चैंपियन बनना। आरसीबी का 2025 का सफर इस बात की सच में एक केस स्टडी है कि मैदान के बाहर की रणनीति कैसे मैदान के अंदर नतीजे बदल सकती है। उन्होंने अपने नेतृत्व के ढांचे में बड़ा बदलाव किया। रजत पटीदार को नया कप्तान बनाया गया ना? बिल्कुल, जिससे टीम को एक नया और शांत नेतृत्व मिला। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी नजर में साबित हुआ विराट कोहली का वो फैसला। 12 मई 2025 को जब कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की, तो पूरा क्रिकेट जगत भावुक था। हाँ, वो एक बड़ा पल था। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिला? आरसीबी को। टेस्ट क्रिकेट का मानसिक और शारीरिक बोझ उतारने के बाद कोहली का पूरा और अविभाजित ध्यान केवल इस फ्रेंचाइज टूर्नामेंट पर आ गया। उनकी वो नई ऊर्जा और वो सिंगल माइंडेड फोकस ना पूरी टीम में एक लहर की तरह फैल गया। और खेल में मिली इस सफलता का सीधा असर उनके व्यावसायिक वैल्यू पर भी पड़ा।
होलीहेन लोकी की रिपोर्ट के अनुसार 17 साल के सूखे को खत्म करके चैंपियन बनने के बाद आरसीबी के ब्रांड वैल्यू में 18.5% का जबरदस्त उछाल आया। वाह, ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, वो $269 मिलियन के मूल्यांकन के साथ लीग की नंबर 1 ब्रांड बन गई। ये दिखाता है कि जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल कैटलिस्ट है। लेकिन चेन्नई और मुंबई जैसी टीमें खिताब न जीतने के बावजूद ब्रांड वैल्यू के मामले में बहुत ज्यादा पीछे नहीं खिसकी। इसका कारण उनकी वर्षों की स्थापित विरासत है ना। मुंबई इंडियंस $242 मिलियन के साथ मजबूती से रैंक 2 पर बनी रही। वहाँ भी एक बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक बदलाव देखने को मिला। अच्छा, वो रोहित शर्मा वाला? हाँ, रोहित शर्मा जो इतने सालों से टीम के मुख्य स्तंभ थे, उन्होंने टीम की बदलती जरूरतों को समझते हुए खुद को एक इम्पैक्ट प्लेयर की नई भूमिका में ढाल लिया। ये किसी दिग्गज कर्मचारी द्वारा नई पीढ़ी के लिए जगह बनाने जैसा था। सही बात है। और चेन्नई का क्या हाल था? चेन्नई सुपर किंग्स $235 मिलियन के साथ रैंक 3 पर थी। एमएस धोनी की विशाल छाया में टीम एक रीबिल्डिंग फेज से गुजर रही है। नतीजे चाहे जो हों, उनकी ब्रांड लॉयल्टी अटल है। और इस पूरी व्यावसायिक और खेल की यात्रा का सबसे बड़ा परिणाम हमें 3 जून को उस रीशेड्यूल हुए फाइनल में देखने को मिला, जब आरसीबी और पंजाब किंग्स का आमना सामना हुआ। तो जियो हॉटस्टार पर एक साथ 678 मिलियन व्यूज का ऐसा रिकॉर्ड बना जिसने ब्रॉडकास्टिंग के इतिहास को हिलाकर रख दिया। 678 मिलियन, ये नंबर बोलने में भी अजीब लगता है। सोचिए, इतने सारे दर्शक एक साथ अपने फोन या टीवी पर एक ही मैच देख रहे थे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो इन सब बातों, इन आंकड़ों और इन रणनीतियों का आखिर मतलब क्या है? ये सब हमें किस दिशा की ओर इशारा कर रहा है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये अब सिर्फ 2 महीने चलने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट की कहानी नहीं है। ये रिस्क मैनेजमेंट, डेटा का सही इस्तेमाल, संकट प्रबंधन और दर्शकों की वफादारी को एक अरबों डॉलर के ब्रांड में बदलने का दुनिया का सबसे बड़ा और सफल लाइव केस स्टडी है। सही बात है, सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें। जो रणनीतियां आज ऑक्शन टेबल पर अपनाई जा रही हैं ना, वो ठीक वही सिद्धांत हैं जिन पर दुनिया की सबसे सफल कंपनियां अपना व्यवसाय चलाती हैं। ये साबित करता है कि कोई भी साधारण विचार अगर उसे सही डेटा और स्पष्ट विजन के साथ लागू किया जाए तो वो असीमित व्यावसायिक ऊंचाइयों को छू सकता है। एक मामूली गैराज सेल जैसी शुरुआत से लेकर $18.5 बिलियन के इस विशालकाय डेटा संचालित साम्राज्य तक का सफर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो उन डॉक्यूमेंट्स के बीच न्यूज़ 24 के उसी इंटरव्यू में छुपा था। अच्छा, ऐसा क्या था उसमें? वो विचार मुझे लगातार परेशान कर रहा है। रिचर्ड मैडली ने एक पुरानी याद साझा की जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस पूरे खेल का भविष्य क्या होने वाला है। मैडली ने याद दिलाया कि इस पूरे फ्रेंचाइज क्रिकेट के विशाल कॉन्सेप्ट की शुरुआत असल में किसी क्रिकेट के मैदान या बीसीसीआई के बोर्डरूम में नहीं हुई थी। तो फिर इस विचार ने जन्म कहाँ लिया था आखिर? 2007 में इंग्लैंड के विंबलडन में जब एक टेनिस मैच चल रहा था, तब ललित मोदी और एंड्रू वाइल्डब्लड दर्शकों के बीच बैठे हुए थे। वहीं उस टेनिस मैच को देखते हुए उनके बीच एक ग्लोबल क्रिकेट फ्रेंचाइज मॉडल का विचार पनपा था। विंबलडन में बैठकर क्रिकेट का मॉडल? ये वाकई हैरान करने वाला है ना? एक ऐसा मॉडल जो आज इतना बड़ा हो गया है कि मैडली को पूरा विश्वास है कि आने वाले भविष्य में इस लीग के मैच आधिकारिक तौर पर इंग्लैंड के लॉर्ड्स या अमेरिका के बड़े स्टेडियमों में खेले जाएंगे। अमेरिका का जिक्र वैसे बहुत प्रासंगिक है यहाँ पर। मेजर लीग क्रिकेट के जरिए ये मॉडल पहले ही वहाँ अपने पैर जमा चुका है और 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है, जो इसकी वैश्विक पहुंच को और बढ़ाएगा। और ठीक यही वो विचार है जिसे आज हमें सोचने के लिए खुला छोड़ना चाहिए। जैसे जैसे ये कॉर्पोरेट डेटा ड्रिवन फ्रैंचाइज मॉडल अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट जैसे नए बाजारों में तेजी से फैल रहा है, इसकी ताकत और पैसा दोनों बेहिसाब बढ़ रहे हैं। आगे आगे देखिए होता क्या है। वही तो बात है ना। तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं जहां ये फ्रैंचाइज मॉडल इतना हावी हो जाएगा कि देशों की अपनी राष्ट्रीय टीमें यानी नेशनल टीम्स अपनी प्रासंगिकता ही खो देंगी? क्या आने वाले दशकों में क्रिकेट पूरी तरह से एक फ्रैंचाइज फर्स्ट खेल बन जाएगा जहां खिलाड़ियों की पहचान उनके देश के झंडे से नहीं बल्कि उनकी फ्रैंचाइज की जर्सी के रंग और उनके ऑक्शन की कीमत से होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना पड़ेगा।